चलिए, कल मैंने ये ईमेल प्रोसेस आपको बताया था और इसमें ये बताया था कि यहाँ पे सेंडर होता है, ये सेंडर होता है, और यहाँ पे आपका एक सर्वर होता है, सेंडिंग सर्वर, सेंडिंग मेल सर्वर यहाँ पे होता है। ओके। और यहाँ पे रिसीविंग मेल सर्वर होता है, और यहाँ पे रिसीवर होता है। ठीक। ये इंटरनेट के थ्रू डेटा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आता है पहले सर्वर के पास, फिर जाता है इसके पास यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाता है। इसका मतलब है कि सेंडर के पास से डेटा प्लेस मेल सर्वर के पास जाता है, फिर रिसीविंग के पास जाता है, फिर आकर रिसीवर के पास आता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ओके। तो यहाँ पे मुझे प्रोटोकॉल्स यहाँ पढ़ाना था। तो मैं जो कह रहा हूँ कि सेंड होने का काम यहाँ से यहाँ तक होता है, ये पूरा काम होना है सेंड होने का काम। ठीक है, सेंड होने का काम यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। तो सेंडिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज, उसका नाम है SMTP। क्या नाम है? SMTP। और ये जो रिसीविंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, मतलब सेंड तो हो गया, अब यहाँ पे कैसे रखना है और कैसे रिसीव करवाना है, ये काम होता है। यहाँ पे कौन आएगा? POP3 आएगा और IMAP4 आएगा। IMAP4 आएगा। ठीक है, ये दो प्रोटोकॉल्स होंगे जो रिसीविंग प्रोटोकॉल्स हैं। हमें इन्हीं पर डिस्कस करना था ना, यहाँ तक कल हो चुका था। तो हेडिंग डालिएगा ईमेल प्रोटोकॉल्स, ईमेल प्रोटोकॉल्स, ईमेल प्रोटोकॉल्स। ठीक। और इसमें ईमेल प्रोटोकॉल्स में पहला जैसे आपका यहाँ पे है SMTP, SMTP, दूसरा है POP3, और तीसरा है IMAP4, और चौथा है माइम, माइम। ठीक है, ध्यान देना। चौथा आपका यहाँ पे है माइम। चलिए, सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं SMTP की। किसकी बात करते हैं? SMTP प्रोटोकॉल क्या होता है। तो हेडिंग डालिएगा SMTP। वो आप समझ भी चुके हैं, बस एक लाइन लिख लीजिएगा सबके बारे में। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक। और इसका यूज होता है मेल को सेंड करने के लिए। ठीक है, इट इज यूज टू सेंड द मेल्स फ्रॉम सेंडर टू सेंडर टू रिसीविंग मेल सर्वर, रिसीविंग मेल सर्वर, रिसीविंग मेल सर्वर। तो ध्यान देना, ये जो SMTP होता है ये सेंडर से लेके रिसीविंग मेल सर्वर तक डेटा को ले जाने का काम करता है। इसे आप याद रखना। एक और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ये है, बोल सकते हैं ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल है। हेंस इट इज ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल, ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल। तो वो प्रोटोकॉल जो मेल को सेंड करने का काम करता है। रूही क्या प्रॉब्लम? वॉइस की प्रॉब्लम है? रूही, वॉइस की प्रॉब्लम है क्या? चलिए, ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्या है? मेल सेंडिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है। चलिए, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो पोर्ट नंबर होता है, पोर्ट नंबर मैंने बताया था HTTP वाले आपको लेक्चर में, वहां पे अगर किसी को प्रॉब्लम हो देख लेना। कितना होता है पोर्ट नंबर, कुछ याद है? इसका भी बताया गया था। द पोर्ट नंबर ऑफ SMTP
इज 25 होता है। कितना होता है? 25। तो याद रखना HTTP का कितना होता है? 80 होता है। HTTP का कितना होता है? 80 होता है। FTP का कितना होता है? 21 होता है। दो ना। इसी तरह SMTP का कितना हो गया आपका? 25 होगा। याद रखना, ये तीनों तो याद ही रखना आप यहाँ पे। ठीक। चलिए, जो बाय डिफॉल्ट उनकी बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद आपका है पॉप, POP। ये आपका एक ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल है। लिखना स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस, इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। वर्जन 3 है। कौन सा वर्जन है? 3 है, इसलिए वहां पे 3 लिखा गया है। ये ईमेल को रिसीव करने का काम करता है। ध्यान ध्यान से देखना। अब इसके बाद क्या होता है, रिसीविंग वाले क्या करते हैं, जब ये SMTP यहाँ तक सेंड कर देता है, तो ये सर्वर पर कैसे रखना है, सर्वर पर डेटा को कैसे रखना है, जो मेल बॉक्सेस यहाँ पे होते हैं वहां पे डेटा रखा जाता है। सर्वर पर डेटा को कैसे रखना है और साथ ही साथ कैसे रिसीव करवाना है क्लाइंट तक, मतलब रिसीवर तक, ये सारा काम किसका होता है? POP3 का और IMAP4 का। तो या तो दोनों यूज होते हैं या तो कोई एक यूज होता है, POP3 या फिर IMAP4। तो अगर जो सर्वर पर डेटा को रखेगा और इसको डिस्प्ले कर, मतलब यहाँ तक पहुंचाएगा, ये प्रोटोकॉल जो होगा वो कौन सा होगा? ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल होगा। और उसमें से दोनों के दोनों कौन है? ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल है। ठीक, चलिए उसमें देख लीजिएगा। तो ये हो गया। बोलेंगे इट इज पोर्ट नंबर क्या है? विनय कितनी बार बोला हूँ HTTP। इससे पहले जाना, जो आपको पढ़ाया गया है HTTP का, जिस भी बैच में आप क्लास करते हो, आप रोल नंबर 3 में ही करते हो, तो उसमें जाना, जो HTTP का लेक्चर होगा ना उसमें देखना, या मुझे मैसेज करना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत डिटेल बताया गया है पोर्ट नंबर क्या है। इट इज अ इट इज एन ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल। ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल। अब 1 मिनट का कोई चीज नहीं, वहां पे लग जाएगी 15 मिनट बताने में, ठीक है। इट इज एन ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल। जी, ईमेल को रिसीव करने का प्रोटोकॉल है। इसमें ऐसे रूल लिखे गए हैं जिससे ईमेल क्या होता है? रिसीव होता है। इट मीन्स इट इज, या इट वर्क्स विथ SMTP, वर्क्स विथ SMTP and used to receive the mails। मतलब SMTP जिस मेल को सेंड करता है उसी को क्या करेगा? रिसीव करेगा। ठीक है। इसका पोर्ट नंबर तो कोई पूछा नहीं जाता, बट आप लिख लेना अगर लिखना हो तो। पोर्ट नंबर यहाँ पे होता है 110। क्या होता है? 110। 110 होता है, बट पूछा कभी नहीं जाता। ठीक। SMTP का याद रखना, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे IMAP4। IMAP4 या सिंपली IMAP भी रहे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। IMAP4, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंड फॉर इंटरैक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। कहीं कहीं मेल की जगह मैसेज भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरैक्टिव मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी आपका एक ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल है। इट इज आल्सो एन ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल। ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल मतलब ये भी क्या करता है? ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए, तो इतना तो क्लियर है। ये इसका जो पोर्ट नंबर होता है 143 होता है। क्या होता है? 143 होता है। बट इसका भी पोर्ट नंबर पूछा नहीं जाता कभी, बट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। पोर्ट नंबर क्या होता है?
143। तो इन दोनों की आपको याद करने की जरूरत नहीं, बट मैंने लिख दिया यहाँ पे पोर्ट नंबर 110 और 143 है। तो तीनों प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं समझ में आया? अब आप दोनों में डिफरेंस देख लेना किसमें, क्योंकि ये दोनों तो सेम है तो डिफरेंट क्या है इन दोनों में। ठीक है, ओके। चलिए स्क्रीन शॉट ले लेना इसका आप। ओके बबली, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे डिफरेंस देख लो आप, ठीक है? मेन डिफरेंस क्या है? अब जब आपसे पूछेगा आई मैप और पॉप थ्री कोई पूछेगा तो वो उसमें भी ये चीज ऐड करनी है, आपको ध्यान रखना। जो चीज मैं यहाँ लिखा रहा हूँ वो चीज उसमें भी ऐड करना। मैं थोड़ा थोड़ा लिखवाया उसके बारे में, क्योंकि मुझे यहाँ पर चीज लिखानी थी। तो पॉप थ्री एंड आई मैप फोर, तो जो मैं यहाँ पे आई मैप फोर में लिखाऊंगा वो चीज वहां जरूर ऐड कर देना, और जो पॉप थ्री में लिखवाऊंगा वो चीज भी वहां ऐड कर देना जाकर के, ठीक है? चलिए, इधर मैं बात करूंगा पॉप थ्री के बारे में, और इधर क्या होगा आपका आई मैप फोर होगा। चलिए देखिए, ठीक, फर्स्ट पेज से दिखा दीजिएगा, लेट हो गया। मैं बस दिखा दे रहा हूँ और वीडियो मुझसे ले लेना, मैं ठीक है? जैसे स्क्रीन शॉट बस ले लो, अगर यहाँ से आप, ये पहला पेज है, ठीक है? फर्स्ट पेज है, और ये सेकंड पेज है, ये क्या है सेकंड पेज। हो गया? बस इसका यही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से देखिए आप, दोनों का जो डिफरेंस क्या है अभी आप समझ भी जाओगे। जो भी लोग नए आए अभी आ रहे हो समझ भी जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एसएमटीपी क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है, कल ही बताया गया था। और पॉप थ्री और आईएमएफ क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं। जो दोनों रिसीव करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है यही देखना है यहाँ पे, ठीक है? अगर दोनों रिसीव करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है यही यहाँ पे देखना है। चलिए, सबसे पहली बात तो आपको फुल, अगर डिफरेंस भी दिखाना हो तब भी पूछा जाए एग्जाम में, तो फुल फॉर्म तो लिख ही देना है दोनों का, ठीक है? दोनों का फुल फॉर्म लिख देना है यहाँ पे। ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, फुल फॉर्म दोनों का लिख देना। पहला स्टेप यही कर लेना। दूसरी चीज यहाँ पे हो जाएगी, अब देखिए मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखा के काम कर रहा हूँ। पहले पॉप थ्री की बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पॉप थ्री की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले चीज देखो, पॉप थ्री में क्या होता है, जब जब आपका डेटा, ध्यान देना, अगर आपने यहां से यहां तक डेटा ले आने में, रिसीव करने में क्या यूज किया है, पॉप थ्री प्रोटोकॉल यूज किया हुआ है अगर, तो पॉप थ्री में ये फीचर था यहाँ पे, या ये उसका वर्क था, कि अगर मान लेता हूं जैसे आप मेल से ये मेल सर्वर पर आपका डेटा पड़ा होगा। जैसे इसने कोई मेल भेजा आपको, ये मैं हूं, मतलब मी हूं, ये आप हो। तो अगर मैंने कोई मेल आपको भेजा, तो आप तो अभी इंटरनेट से कनेक्ट हो नहीं, अभी आपने मेल को देखा नहीं है। तो वो क्या होता है कि ये मेल कहाँ पड़ा होता है, सर्वर पे। कहाँ पड़ा होता है, आपके सर्वर पे, रिसीवर सर्वर पे। तो आपके सर्वर पड़ा होगा। जैसे आप नेट खोलोगे, मेल आईडी ओपन करोगे, और जब अंदर जाओगे और मेल को क्लिक करोगे, मेल पर जो मेल आया होगा जो मैंने भेजा था यहाँ पे, इस मान लो ये भेजा था मैंने, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये मेल जो होता है वो सबसे पहले आपके सिस्टम पर डाउनलोड होता है। सबसे पहले मेल आपके सिस्टम पर डाउनलोड होता है, और यहां से डिलीट हो जाता है। सर्वर से क्या होता है, डिलीट हो जाता है। वो कहां जाता है, आपके कंप्यूटर पर आ जाता है। पॉप थ्री की ये वर्किंग है कि जब आप जिस मेल को ओपन करना चाहते हो वो मेल सबसे पहले आपके सिस्टम पे डाउनलोड होता है, और सर्वर से क्या होता है, डिलीट हो जाता है। तो ये समझ में आया कि नहीं आपको? ये बात आपको समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ? कि सर्वर से डिलीट हुआ और कहाँ आ गया, आपके सिस्टम में आ गया। अब वो सर्वर पे नहीं रहेगा, नेक्स्ट टाइम के लिए सर्वर पे नहीं रहेगा। अगर आप उसको ढूंढोगे सर्वर पे तो नहीं मिलेगा आपको।
ठीक। लेकिन अगर IMAP4 होता है, अगर IMAP4 होता यहाँ पे, अगर IMAP4 होता तो ये आपके सिस्टम पे डाउनलोड भी होता, आपके सिस्टम पर भी आता और यहाँ पर भी सेव रहता, मतलब यहाँ पे डिलीट नहीं होता है। तो जब कोई मैसेज आप व्यू करना चाहते हो तो आपके सिस्टम पे जो लोकल कंप्यूटर पे आता है तो वो POP3 में सर्वर से डिलीट हो जाता है, लेकिन IMAP4 में डिलीट नहीं होता। वही मैं चीज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ समझ लेना। यहाँ पे देखिए, इन POP3 प्रोटोकॉल, इन POP3 when मैसेज या मेल्स इज डाउनलोडेड एट क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट या फिर रिसीवर जो भी आप बोल लो, रिसीवर कंप्यूटर, देन it is deleted, then that mail is then that mail is deleted from the receiving server, receiving mail सर्वर। ठीक, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इन IMAP4 if receiver download the message to view, देखने के लिए, this message या this mail, जो मैसेज मेल एक ही है, this mail does not deleted from the server, तो भी वो सर्वर से डिलीट नहीं होता है। ये चीज समझ में आ गई आपको? अगर किसी को कोई डाउट हो भी इसमें तो बता दीजिए, और उसके बाद मैं अगले डिफरेंस की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? ओके, हाँ विनय बताओ क्या हुआ, क्या डाउट है? क्लियर है? अच्छा ओके, चलिए। अब एक चीज और पूछा जाता है, आप ध्यान से देखना। एक ही और पूछा जाता है कि यहाँ पे जो POP3 होता है, POP3 में अगर POP3 होता है तो एक बार में, मतलब कहने का मतलब एक ही यूजर मैसेज को एक्सेस कर सकता है। POP3 में एक ही यूजर मैसेज को एक्सेस कर सकता है, लेकिन IMAP4 में मल्टीपल यूजर उसी मैसेज को एक्सेस कर सकते हैं सेम टाइम पर। कैसे? आप देख लो यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं पहले POP3 की बात करता हूँ, POP3। अब मैंने कहा कि मैंने एक मैसेज भेजा SMTP के थ्रू, वो मैसेज गया होगा यहाँ तक। अब इसके बाद POP3 यहाँ पे प्रोटोकॉल था, POP3 के थ्रू एक मतलब आपने मैसेज को रिसीव कर लिया। अब बताइए, अगर कोई दूसरा पर्सन लॉग इन करके इस मैसेज दूसरी जगह से इसी मैसेज को रिसीव करना चाहे तो कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये मैसेज सर्वर से डिलीट किया जा चुका है। ये मैसेज सर्वर से डिलीट किया जा चुका है, तो अब वो मैसेज उसे दिखेगा नहीं, भले आईडी आपकी हो, पासवर्ड आपका हो, लेकिन वो मैसेज दिखेगा नहीं। मतलब फिर आप दूसरे कंप्यूटर से एक बार देखने के बाद, एक बार उसको व्यू होने के बाद किसी दूसरे कंप्यूटर से आप चाहो मैं फिर दोबारा देख लूं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक, लेकिन अगर IMAP4 होता है तो आपने एक बार देखा तब भी सर्वर पड़ा है, कहीं और से ओपन करके देखो, कहीं और से ओपन करके देखो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जितनी बार जिस जिस लोकेशन से एक साथ देखना चाहो तो देख सकते, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। समझ गए कि नहीं बात को आप? तो आप बोल सकते हो कि सिर्फ एक बार ही एक्सेस, सर्वर पे तो सारी चीज सेव होती है ना, हाँ, लेकिन नहीं। आई POP3 में क्या था कि POP3 में सर्वर से जो मैसेज डाउनलोड होता और डिलीट हो जाता था। ठीक है रिया?
लेकिन IMF4 में ऐसा नहीं है। तो पहले ये POP3 ही यूज होता था, ठीक है, पहले POP3 ही सिर्फ यूज होता था। तो अगर हम कोई मैसेज डाउनलोड कर लेते थे तो मैसेज में मिलता दोबारा नहीं था, लेकिन अब क्या है, इसमें तो मिलता है, इसमें IMF4 यूज हो रहा है ना मोस्टली। ठीक, चलिए तो देखिएगा। नेक्स्ट है, या नेक्स्ट डिफरेंस में देख लेता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया था। नेक्स्ट है, इन POP3, इन POP3 only one user can receive the message, receive the message और मेल्स जो भी है, ठीक। बट इन IMF4 मल्टीपल यूजर कैन receive the access the mail या receive the mail from different location, फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। कोई भी चीज अगर सर्वर पे पड़ी होती है तो उसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन सर्वर पे जब होगी ही नहीं तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज भी आपको समझ में आई, होप आई गई होगी, जो मैं उसी चीज को मैं लिखवा दिया हूँ। एक थर्ड पॉइंट है, एक थर्ड डिफरेंस है, इसको देखिएगा। जैसे अगर आपका IMF4 होता है, IMF4 एडवांस थोड़ा सा, ठीक है, अगर IMF4 होता है तो जो मेल्स आती हैं उस मेल्स को वो मतलब फोल्डर बना के रखता है। क्या बना के रखता है? फोल्डर। फोल्डर बनाने का मतलब जैसे यहाँ पे है कि रिसीविंग साइट्स पे कितनी मेल्स आई हुई हैं, उस कौन सी स्पैम होती है, जैसे कुछ मेल्स क्या होती हैं, अभी मैं आगे पढ़ा रहा हूँ बॉक्सेस वगैरह को लेकर के। तो कुछ है आपके पास ऐसी मेल जिसमें वायरसेस वगैरह होते हैं, कोई ऐसी फाइल्स होती है जिसमें वायरस होते हैं, या फिर ऐसी कोई फाइल होती है जो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकती है, ऐसे मेल्स आते हैं। उन मेल्स की अलग कैटेगरी हो जाएगी, जो नॉर्मल मैसेज होंगे उनकी अलग कैटेगरी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जितने टाइप के मेल्स होंगे सबका अलग अलग फोल्डर बन जाता है, किसमें? IMF4 में। लेकिन POP3 में क्या होता है, सारे के सारे फाइल एक ही फोल्डर में आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये समझिएगा आप लोग यहाँ पे, जैसे मैं वही लेके चलता हूँ आपको इसी पे। जैसे मैंने आपसे यहाँ पे कहा था, मैंने, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ठीक है। सॉरी, बार बार क्या हो जा रहा है, देखो। तो ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, जब जैसे कोई मेल आती है, मान लो जैसे मेल 1 आई, मेल 1 आ गई, मेल 1 यहाँ पे गई, तो उसी जगह पे जाके स्टोर हो जाएगा। मेल 2 गया, मेल 3 गया, मेल 4, चाहे जिस टाइप की मेल हो, सब एक ही जगह पे जाकर के स्टोर हो जाते हैं। ये काम किसमें होता है? POP3 में होता है। लेकिन अगर ये IMF4 होगा तो मेल 1 देखिएगा, नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मैसेज है, उसको एक फोल्डर में रख देगा यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं इनबॉक्स, बोलते हैं इनबॉक्स में रख देगा। अगर कोई देखेगा उसमें वायरस वगैरह फाइल है तो एक स्पैम नाम का फोल्डर होगा, मैं आगे दिखाऊंगा आपको, स्पैम में रख देगा। मतलब जिस टाइप का मैसेज होगा उस टाइप के फोल्डर में रख देगा। ये काम कौन करता है? IMF4। मतलब IMF4 फोल्डर स्ट्रक्चर को क्या करता है? मेंटेन करता है, फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। लेकिन POP3 में किसी भी टाइप का फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है। तो ध्यान रखना, POP3 में कोई भी फोल्डर क्रिएट नहीं होता है, सब ये फाइल एक ही जगह होती है। लेकिन IMF4 में क्या होता है कि सब अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा आप यहाँ पे, वही डिफरेंस के रिस्पेक्ट में। देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे, इन POP3, इन POP3 देयर इज नो existence of फोल्डर स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर, मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक। बट इन IMF4
या बोल सकते हैं IMAP4 मेंटेन्स द फोल्डर स्ट्रक्चर टू स्टोर different type of mails, to store different type of mails. हाँ हाँ, बिना किया जा सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। उसमें पूछना जब प्रैक्टिकल बताऊंगा तो बता दूंगा। प्रैक्टिकली तो अभी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो मैं आईडी बनाना उसके बाद बताऊंगा, तो नेक्स्ट टॉपिक प्रोटोकॉल के बाद वही आएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी का। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तीनों पॉइंट आपको POP3 में और IMAP4 में डालने हैं जब 60 नोट्स आएगा तो। अगर 60 नोट्स आता है तो जो मैं लिखवाऊँ लिखवाने के बाद तीनों पॉइंट जरूर डाल दीजिएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन शॉट लेना, आप ले लेना, ये स्टार्टिंग का था, यही है। इसके बाद ये है। हो गया सभी का। चलिए, इसके बाद एक और पॉइंट आता है, तीसरा आपका चौथा प्रोटोकॉल है उसका। यहाँ पे ये मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, माइम क्या था, माइम था ना। ये देखिए उसमें तो नहीं, कहीं इन्वॉल्व नहीं हुआ था, बट देख लीजिए माइम का यूज किया है, माइम। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है यहाँ पे। तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपर्पज मेल, मल्टी पर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मेल एक्सटेंशन। ये फुल फॉर्म होता है किसका, माइम का, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो माइम का ये यूज होता है, सॉरी माइम का ये फुल फॉर्म होता है, यूज देखिएगा। जैसे जो SMTP होता है, जो SMTP होता है, SMTP सिर्फ और सिर्फ आस्काई डेटा को सेंड करा सकता है। ध्यान देना, जो SMTP होता है वो सिर्फ आस्काई डेटा को सेंड करा सकता है। अब आस्काई डेटा क्या होता है, ध्यान रखना। ऐसे डेटा, आस्काई डेटा के अंदर क्या क्या आते हैं वो देख लेना आप। यहाँ पे आस्काई का फुल फॉर्म होता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अमेरिकन। ये हो सकता है किसी टीचर के द्वारा बताया भी गया हो आपको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये ध्यान रखना आप यहाँ पे। तो ये पहली चीज, SMTP सिर्फ आस्काई डेटा को सेंड करा सकता है। अब आस्काई डेटा के अंदर क्या क्या आते हैं ये चीज देख लेना इसके अंदर। जैसे अगर कोई चीज आप अल्फाबेट में लिखते हो, मतलब अल्फाबेट में लिखते हो, मतलब A to Z का यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डिजिट का यूज करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 to 9। अगर आप यहाँ पर क्या यूज करते हो, सिंबल वगैरह यूज करते हो, जो सिंबल जितने आप देखते हो कीबोर्ड पे, तो कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको हम बोलते हैं आस्काई कैरेक्टर। कितने कितने क्या डेटा, कौन सा डेटा, आस्काई डेटा है। तो डॉलर वगैरह हो गया, ये सब अगर आप यूज करके मेल लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेंड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो कीबोर्ड पर जितनी की होती हैं, अगर इनको क्या करते हो आप, मैसेज लिख करके भेज दो
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसएमटीपी आसानी से क्या करेगा, सेंड कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि सेंड करना किसको, एसएमटीपी को है। तो अभी मैं एक लेटर टाइप कर रहा हूं, उस लेटर में मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो, ध्यान समझना बात को, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। तो अब बताओ, अगर हेलो लिख दिया तो हेलो तो सेंड हो ही जाए, कोई दिक्कत है नहीं। मैंने लिख दिया हेलो @123, तभी सेंड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लेता हूं, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, कैसे हो, कैसे हो आप, या आप कैसे हो, ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अब बताइए, ये आप, ये चीजें जो ये चीजें हैं यहाँ पे, क्या ये A to Z के अंदर लाई कर रही हैं, क्या ये डिजिट के अंदर लाई कर रही हैं, क्या ये सिंबल के अंदर लाई कर रही हैं, ये चीजें इसमें से कोई भी लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा, बताइए। आस्काई वैल्यू है, इसको आप बोल सकते हो, लाई नहीं कर रहा है, समझना बात को। इसका मतलब है कि अगर इनके अंदर वो चीजें लाई करी तो आस्काई डेटा हुआ, अगर नहीं लाई करे तो आस्काई डेटा नहीं होती, ये नॉन आस्काई डेटा हो गया। आस्काई डेटा नहीं, कैसा डेटा, नॉन आस्काई डेटा, मतलब ये हिंदी में आपने लिख दिया। अब हिंदी को एसएमटीपी नहीं भेज पाएगा, हिंदी को एसएमटीपी नहीं भेज पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक नया प्रोटोकॉल लेके आए, जिसका नाम क्या है, माइम, जिसका नाम क्या है, माइम। तो माइम का काम क्या होता है, माइम का काम क्या होता है कि किसी भी टाइप का डेटा हो, किसी भी टाइप का डेटा हो, वो उसको क्या कर सकता है, भेज सकता है। तो एसएमटीपी के अलावा यहाँ पे माइम भी हेल्प करता है मैसेज को सेंड करने में। तो चाहे आप हिंदी लिखो यहाँ पे, चाहे चाइनीज में लिखो करेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप जर्मन में लिखो, यहाँ तक वीडियो डेटा। अब बताओ, वीडियो डेटा में कौन सा करेक्टर है, तो वीडियो डेटा भी नॉन आस्काई वैल्यू हो गई। अगर आपको ऑडियो सेंड करना तो ऑडियो भी नॉन आस्काई हो गया। तो अगर ये सारी चीजें आपको सेंड करना है तो वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसका नाम क्या है, माइम। क्या नाम है, माइम। तो माइम प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड द नॉन आस्काई डेटा। नॉन आस्काई का मतलब ऑडियो वीडियो, किसी इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज हो, ठीक है, जिसमें जैसे जापानीज चाइनीज लैंग्वेज को भेजना हो, तो आप वहां पे माइम का यूज करोगे, या होता है वहां पे अंदर अंदर, ठीक है, वो सारी चीजें होती हैं। तो आजकल का जो जीमेल आप देखते हो, या जो भी आप ईमेल वेबसाइट देखते हो, सब में क्या होता है, माइम का यूज होता है, इसलिए आप किसी भी टाइप के डेटा को सेंड कर पाते हो। अगर माइम यूज नहीं होता, सिर्फ आप मैसेज लिख के लेटर टाइप करके भेज पाते और कुछ ना कर पाते। समझ गए कि नहीं, बताइए। अब मैं कल और थोड़ा डिटेल बताऊंगा माइम के बारे में, ठीक है, लिखवा भी दूंगा। अभी आज इतना समझ में आया कि नहीं आपको, वैसे माइंड समझ में आ भी चुका होगा। ये नॉन आस्काई आस्काई का थोड़ा सा केस में और क्लियर करूंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ आज, कल मिलते हैं। और कल आई थिंक प्रैक्टिकल भी हो जाएगा आपका काफी कुछ, कल, क्योंकि कल की क्लास में आपको मैं आईडी बनवा के। चलिए ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो टाइम का पता नहीं चलता, ठीक है भी नहीं, यही होता है। ओके, थैंक यू।